GitHub repository. Wait a second. So ये जो रेपो है ये आप लोग स्टार्ट कर लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी रिसोर्सेस चाहिए हो आप लोगों को, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से उस पर्टिकुलर चीज को सीख सकते हो. सपोज आप लोगों को CSS सीखना है, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ CSS. जैसे कि जस्ट क्लिक ऑन इट एंड CSS का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि कोई पर्टिकुलर चीज कैसे होता है, जो कि मैं अभी बताऊंगा डिटेल में, वो सब आप लोग को इजीली हो जाएगा. एंड जो भी ट्यूटोरियल्स है, वो भी इधर है. जैसे सपोज ये वीडियो, जैसे ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रिटन ट्यूटोरियल्स होता है, मतलब रिटन जैसे बुक फॉर्म में होता है. और जो भी वीडियो ट्यूटोरियल्स है ऑब्वियसली वो वीडियो ट्यूटोरियल्स होगा. सो यहाँ पे, सॉरी ये लिंक्डइन पोस्ट है शायद, एक सेकंड. सो CSS, ये HTML का यूट्यूब ट्यूटोरियल है. सो सब कुछ इधर पे है, फुल स्टैक फ्रॉम HTML, CSS, फ्रंट एंड, बैक एंड, इवन क्लाउड एंड सम डिप्लॉयमेंट स्टफ. ये सब कुछ है. अभी सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो एक मुझे आइडिया दे दो आप लोग कि आप लोगों को कितना वेब डेवलपमेंट के बारे में पता है, और या फिर आप लोग लाइक कंप्लीटली बिगिनर्स हो. सो चैट में आप लोग स्पैम कर दो बिगिनर फॉर बी, इंटरमीडिएट आई एंड एडवांस ए. तो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल पे आप लोगों को एक ओवरव्यू देना है. ओके ओके. ओके सो ऑब्वियसली मेजर बिगिनर्स लोग हैं. लेट्स स्टार्ट. वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में मेजर 3 पार्ट होता है. एक फ्रंट एंड हो गया, जो कि ब्राउजर होता है. ये जो, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करना भूल गया. ओके सो सपोज मैं इधर गया और एक वेबसाइट पे गया. ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जो भी इंटरफेस है ये फ्रंट एंड होता है. यहाँ पे जो भी इमेजेस है, जो भी नेव बार है, ये सब फ्रंट एंड के अंदर आता है. ये जो भी इमेजेस है, जो भी स्टाइलिंग है, जो भी फ्रंट साइज, फॉन्ट साइज हो गया, या इमेजेस, बैकग्राउंड्स, जितना भी एनिमेशन होता है, जो भी एनिमेटेड वेबसाइट्स होते हैं, वो सब फ्रंट एंड के अंदर आता है. अब ये एक फ्रंट एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बनता है. तो यहाँ पे जो भी बटन्स है, ये अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो बटन्स आप बस क्रिएट कर सकते हो. वो एक स्टैटिक बटन होगा. वो बटन को क्लिक करने से कुछ भी होगा नहीं. जैसे यहाँ पे साइन अप का बटन है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ और अगर ये किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया है और उसे बैक एंड नहीं आता है, तो मैं अगर इस बटन को क्लिक करूंगा तो बटन से साइन अप का कुछ ऑप्शन नहीं आएगा. लाइक एक साइन अप पेज पॉप आउट नहीं होगा. लेकिन अभी हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्चुअल वेबसाइट है और इसका बैक एंड है. तो ये साइन अप बटन पे क्लिक करने से जो ये इंटरफेस आता है साइन अप करने के लिए, ये पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, जो कि एक जो भी जो कि एक लैंग्वेज है, जिसके जिसके थ्रू हम लोग ये सब करते हैं. जो लैंग्वेज में बेसिक वेरिएबल्स, लूप, फॉर लूप्स, ये सब होता है, वो जावास्क्रिप्ट होता है. आप कोई सा भी वेबसाइट जो भी करेंटली प्रेजेंट है 2024 में, जो भी वेबसाइट है वो सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बना सकते हो. मगर प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी कंपनीज है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोई भी कंपनीज सिंपल HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS से वेबसाइट नहीं बनाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा लाइब्रेरीज अवेलेबल होता है. लाइब्रेरीज क्या होता है, जैसे
आप सपोज़ ये बटन है सपोज़, ये बटन को अगर मुझे कोड करना है, तो ये बटन में मुझे बहुत सारा एलिमेंट डालना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग को राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट करना है। देन जो एरो वाला बटन है वहाँ जाना है, फिर कर्सर को इस बटन पे लेके जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट्स आ रहा है, जैसे डिस्प्ले, पैडिंग, कलर, टेक्स्ट अलाइन, फ्रंट साइज़, बहुत सारा एट्रिब्यूट्स हैं। तो ये सब एक पर्टिकुलर आप लोग को सेट करना पड़ता है और ये चीज़ आप लोग को रिपीटेडली करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे बटन के लिए करना हो रहा है, वैसे आपको इस पर्टिकुलर इमेज के लिए करना होगा, ये पर्टिकुलर लिंक के लिए करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर कार्ड के लिए करना पड़ेगा, फिर अगेन इस बटन के लिए करना पड़ेगा। सो ये बहुत टीडियस हो जाता है। और कोडिंग का एक बहुत बड़ा रूल है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। सो और अगर ऑब्वियसली अगर बार-बार ये कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल वायलेट होता है। सो ब कुछ स्मार्ट लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे लाइब्रेरीज़ उन्होंने बनाए। लाइब्रेरीज़ में आता है आपका 2 मेन लाइब्रेरीज़ होता है सीएसएस का। एक होता है बूटस्ट्रैप और एक होता है टेलविंड। बूटस्ट्रैप अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, टेलविंड थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है प्रोजेक्ट्स में। और ये सब आप लोगों को कैसे पता चलेगा? जब आप लोग गिटहब पे जाओगे और गिटहब पे सर्च करोगे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स और वहाँ पे मेनली आपको टेलविंड मिलेगा। सो टेलविंड क्या है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। टेलविंड में क्या होता है कि मुझे एक बार रेपलिट भी खोलना पड़ेगा ताकि मैं लाइव एग्जांपल दिखा सकूं। सो सपोज टेम्पलेट्स में गया, एक सपोज मुझे बटन्स क्रिएट करना है, तो मैं सीधा सर्च बार पे जाऊंगा, बटन सर्च करूंगा। मुझे बटन का ऑप्शन मिला, मैं यहाँ से कोड कॉपी करूंगा। सपोज ये ईयर मंथ और उसका कोड था, ये सॉरी ये प्रीमियम वाला था, कोई फ्री वाला है क्या? सो टेलविंड में कुछ ऑप्शंस फ्री में होते हैं और कुछ आपको उसके लिए पे करना होता है। सो वैसा होता है। सिंपल एक बटन का कोड। ओके, सो बूटस्ट्रैप से मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो बेसिकली जो भी लाइब्रेरीज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो भी कोड होता है वो प्री रिटन होता है। आप सीधा वो कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपने वेबसाइट में उसे डाल सकते हो। सपोज लेट्स create a REPL HTML CSS JavaScript। सो फ्रंट एंड का 3 मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गया, एक HTML फाइल, एक CSS फाइल और एक जावास्क्रिप्ट फाइल। ये अभी आप अवॉइड करो। ये कुछ नहीं है, ये बस एक शिफ्ट 1 एंड एंटर, ये बॉयलर प्लेट कोड होता है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। सो ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सो HTML से क्या होता है, HTML से स्ट्रक्चर बनता है कोई भी वेबसाइट का। जैसे ये बॉडी के अंदर आप लोग अभी फिलहाल देखो, बॉडी के अंदर सपोज मुझे एक हेडर चाहिए, तो मैं h1 डालूंगा एंड देन लाइक लो आयुष सपोज। सो उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे वो चेंज आ जाना चाहिए, अभी तक आया नहीं वैसे। हाँ, तो ये आ गया। HTML से बेसिकली स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो। वैसे अगर मुझे कोई बटन ऐड करना है, सिंपल बटन क्लिक में, सो ये सेव किया मैंने और यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होगा। सो आप लाइक सिंपल से HTML से आप सिंपल कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपल वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ऊपर वेबसाइट में एक नेविगेशन बार होता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सपोर्ट, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, अबाउट एंड साइन अप, ये जो ऑप्शन आ रहा है और ये जो हैमबर्गर मेन्यू है, ये पर्टिकुलर एरिया को हम लोग नेविगेशन बार बोलते हैं। इसको हीरो एलिमेंट बोला जाता है। जो भी वेबसाइट का जो सबसे पहला इमेज होता है और एक प्रॉपर हेडिंग होता है, वो हीरो एलिमेंट होता है। तो सपोज मान लो ये एक सिंपल सा वेबसाइट हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन बार लगेगा, देन एक हीरो एलिमेंट लगेगा, देन ये जो भी हेडिंग्स है, ये पैराग्राफ टैग हो गया और एक बटन हो गया। तो वो सिंपल हम लोग HTML से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब ये हो गया, एक बोरिंग सा टेक्स्ट जनरेट हो गया और ये एक बटन क्रिएट हो गया।
तो अभी हमें इसे स्टाइल करना है, तो हम इसे स्टाइल कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा पहले हमें हेडर के अंदर जाके अपना सीएसएस फाइल अटैच करना पड़ता है। सो इसको लिंक अटैच ऐसे करते हैं, ऐसा मैं भी भूल गया, गूगल करना पड़ेगा शायद। क्या था? href नहीं, स्टाइल शीट। पता है। रेपलिट स्मार्ट है, एआई से कोड कर रहा है, सो वो ऑटोमेटिक मुझे दे दे रहा है। सो ये हो गया और ये सेव हो जाएगा। अभी मैं अगर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और सी एस एस में सी एस देखो, आप लोग को अभी मैं सब कुछ तो आप लोग को सिखा नहीं पाऊंगा इधर पे, क्योंकि 1 घंटे में बहुत कुछ हो पाएगा नहीं। तो मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ आपको कि आप लोग को एच टी एम एल, अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो एच टी एम एल लेस देन 1 आवर में आप लोग सीख सकते हो। और उसको आप लोग ट्राई करो कि आप लोग HTML और CSS कॉम्बाइंड आप लोग 1 वीक में खत्म करो। 1 वीक लगेगा नहीं आप लोग को करने के लिए, लेकिन लाइक आप लोग प्रैक्टिस करो पूरे वीक, ताकि वो चीज दिमाग में मैरिनेट हो जाए अच्छे से और आप लोग को बार बार गूगल ना करना पड़े। और कोई भी चीज है ऐसा जो आप लोग को, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोग को मेमोराइज करना होगा। कुछ भी चीज भूलते हो, सीधा गूगल करो। सपोज लाइक मुझे अभी याद है कि कैसे इसमें पैडिंग करता है या कैसे कलर होता है ये बटन में। सपोज अभी यहाँ पे कोई भी जैसे बटन को मुझे टारगेट करना है, तो सबसे पहले मुझे इसे एक क्लास प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग को सीखना होगा कि सीएसएस में क्लास क्या होता है, आईडीज क्या होता है। सपोज इसे मैं क्लास देता हूँ, सपोज XYZ। सो सेव किया, देन इधर गया, क्लास को हम टारगेट करते हैं डॉट से XYZ। एंड देन अगर इसे एरर क्यों प्रोवाइड कर, अगर इसे मुझे कलर दे, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है टेक्स्ट। तो चलो लेट्स बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे। एरर क्यों थ्रो कर रहा है? ओह शिट शिट शिट, सॉरी। सो मुझे ऐसे सपोज बैकग्राउंड कलर देना है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक। सपोज मुझे बैकग्राउंड कलर देना है रेड, तो ये ऑटोमेटिकली अभी चेंज हो जाएगा जब मैं इसे रन करूंगा। सो हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको इसमें लगाना पड़ता है। सो अगर आप यहाँ पे 10 बटन्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपको रिपीटेडली हर बटन के लिए आपको अलग अलग स्टाइल्स चाहिए होगा, और आपको ये सारा कोड, ये तो अभी 1 लाइन का कोड है, आपको ऐसा 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, मे बी 20 लाइन का कोड। सो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे काम आते हैं जो भी फ्रेमवर्क्स हो गया, टेलविंड एंड CSS। सो हम लोग अपने रेपो में वापस जाते हैं। तो पहला आपको HTML सीखना है। सारे रिसोर्सेज यहाँ पे है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स यहाँ पे है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो जैसे आपको CSS के बारे में सीखना है, ये रहा, ये जैसे आपको पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट आपको अपने बटन्स के बारे में सीखना है सपोज। सो यहाँ पे बहुत सारा CSS बटन्स का आ गया। अगर मैं ये सिंपल सा कोड को कॉपी करता हूँ और अपने कोड में पेस्ट करता हूँ, सो ये वो जो भी स्टाइल होगा वो इधर पे आ जाएगा। सो जो भी फ्रेमवर्क्स होता है उसका ये एडवांटेज होता है। सॉरी। सो ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ से कोड कॉपी किया टेलविंड से, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक ऑटोमेटिकली एक बटन जनरेट हो गया। अब मैं इसे अभी कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। सो ये फायदा होता है कोई भी फ्रेमवर्क का। अब HTML CSS हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, HTML CSS सीखने के बाद 1 वीक के बाद आप एक ऐसा वेबसाइट बनाने का कोशिश कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। ये सिंपल HTML CSS से नहीं बना है, इसमें रिएक्ट यूज हुआ है, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको
थोड़ा सा फाउंडेशन चाहिए HTML CSS का। सो आपको प्रैक्टिस करना है ये पर्टिकुलर वेबसाइट बना के कि ये वेबसाइट बनता कैसे है प्लेन HTML CSS से। CSS बहुत वास्ट है, तो CSS में आपको बेसिकली कुछ चीज़ों पे ही ध्यान देना है। पहला है कि क्लास आईडी ये सब क्या होता है, कैसे कोई कोई सा एलिमेंट, जैसे ये पर्टिकुलर बटन है, ये पर्टिकुलर हेडर है, ये टेक्स्ट है, इसे कैसे टारगेट करते हैं। सपोज मुझे अभी हेलो आयुष का कलर चेंज करना है, सपोज वेट, सपोज मुझे अभी इसका कलर चेंज करना है सपोज, तो मैं इसे एक क्लास दे दूंगा, फिर से क्लास टेक्स्ट, ओके। सो फिर मैं स्टाइल डॉट सी एस में जाऊंगा और डॉट से क्लास टारगेट होता है, टी टेक्स्ट, देन कलर सपोज ब्लू, सो इसका कलर ब्लू हो जाएगा अगर मैं रन करता हूँ तब। सो ये ब्लू हो गया। सो बेसिकली कैसे टारगेट करना है एलिमेंट्स को फ्रॉम HTML फाइल। फिर आप लोगों को सीखना है ग्रिड्स क्या होते हैं, लेआउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हाँ, ये दो मेन चीज सीखना है, जो कि आप लोग को ये सब ट्यूटोरियल से मिल जाएगा। जो भी रिसोर्सेज हमने एक साथ रख के रखे, वो गिटहब रेपो कहाँ गया, गिटहब रेपो, एक सेकेंड। सो ये रहा गिटहब रेपो। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है कि CSS कैसे सीखना है, क्या सीखना है, सब मिल जाएगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सब मिल जाएगा। सो HTML CSS एक वीक में सीखना है आप लोग को, वो खत्म करना है। देन जावास्क्रिप्ट में आना है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें ऑब्वियसली अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पहले कोड किया है, बीट पाइथन, बीट C प्लस प्लस, बीट जावा, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है। सब में लूप्स, सब में वेरिएबल, सब में फॉर लूप, आइटरेशन, सब में सब कुछ सेम होता है, बस कुछ कुछ एलिमेंट अलग होते हैं। क्योंकि कोई सा लैंग्वेज पर्टिकुलरली वेब डेवलपमेंट के लिए डिजाइंड होता है, कोई सा लैंग्वेज क्लाउड के लिए डिजाइंड होता है, कोई सा लैंग्वेज AI के लिए डिजाइंड होता है। तो सपोज बहुत लोग को डाउट होता है कि कौन सा लैंग्वेज सीखे। सो अगर किसी को अगर AI में इंटरेस्ट है और वो बोल रहा है कि मुझे जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो ये बात सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि अगर किसी को AI में इंटरेस्ट है तो उसे पाइथन सीखना चाहिए। वैसे ही अगर किसी को बैक एंड में इंटरेस्ट है, तो अगर वो बोल रहा है मुझे पाइथन सीखना है, तो वो बात सेंस नहीं बनाता है। पाइथन से पहले होता था डिजेंगो, ये सब फ्रेमवर्क्स थे, जेंगो ये सब फ्रेमवर्क थे, लेकिन अभी वो सब यूज नहीं होते उतना। तो अगर किसी को बैक एंड सीखना है तो जावास्क्रिप्ट हो गया, या फिर जावा हो गया, या फिर गोलैंग हो गया, ये सब सीखना होता है। सो जावास्क्रिप्ट में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का वो नहीं है, मतलब सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सारा रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब का, और वेबसाइट्स जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ये रहा। जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, सो सपोज वेबसाइट का आ गया, हाँ, तो ये बटन को क्लिक करने से क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अपने कोड में, तो वो जावास्क्रिप्ट वो करता है। देन ये हो गया फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट जैसे CSS का लाइब्रेरीज होता है, जैसे टेलविंड और बूटस्ट्रैप हो गया, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का भी लाइब्रेरीज होता है, जिसे हम रिएक्ट, एंगुलर, ये सब हो गया। तो ये हम लोग का काम इजी करने के लिए बना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटन कोड होता है यहाँ पे। तो जो भी, क्योंकि आपको फिर कोड रिपीट नहीं करना होगा। सपोज मान लो साइन अप बटन पे आपने क्लिक किया और एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा, सपोज ये क्लिक किया मैंने और ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हुआ, तो ये कोड आपको बहुत सारे, आपके वेबसाइट में बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको वो रिपीट करना होगा। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए रिएक्ट क्रिएट होता है। तो सपोज मैं अगर एक वेबसाइट पर जाता हूँ, सो एक सेकेंड, जब ये लोड होगा तो एक, हाँ, सो अभी देखो यहाँ पे
1, 2, 3, 4 4 ग्रिड है। तो अगर आप सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से अगर आप ये वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो आपको हर एक स्क्वायर बॉक्सेस के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। हर एक स्क्वायर बॉक्सेस में डेटा आपको अलग से इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज करते हो, तो आप क्या करते हो, एक सपोज फॉर एग्जांपल आप एक मोल्ड क्रिएट करते हो। जैसे आप कोई एक आपने एक मोल्ड क्रिएट किया, उसमें आपने सपोज वैक्स पोर किया, वैक्स जैसे ही ठंडा हुआ वो एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट में बन गया। तो वो मोल्ड आप बहुत बार यूज कर सकते हो और कितना भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो उससे, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो रिएक्ट भी एक वैसा ही होता है। रिएक्ट में कंपोनेंट बोल की एक चीज होता है, कंपोनेंट एंड प्रॉप्स। सो आप कोई भी पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्सेस में आप देखोगे तो बहुत लाइक कुछ कुछ चीज कॉमन है। सब में एक इमेज एलिमेंट है, सब में एक डिस्काउंट एलिमेंट है, सब में एक विश लिस्ट एलिमेंट है, सब में एक डिस्क्रिप्शन है, सब में प्राइस टैग है और डिस्काउंटेड प्राइस है, और जो प्रीवियस प्राइस था वो है, और कलर ऑप्शन है। तो ये सारी चीज सब में सेम है। तो रिएक्ट क्या करता है, एक मोल्ड क्रिएट करता है जहां पे आप एक सारे डेटा एक जगह में इनपुट करते हो और उससे आप एक ही जगह में इतने सारे क्रिएट कर पाते हो। अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से करोगे तो आपको सपोज यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर पेज में, एक सेकेंड, यहाँ पे 36 एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर पेज में। तो आपको 36 एलिमेंट्स के लिए इंडिविजुअली सबके लिए कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन रिएक्ट में आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट में आप बस एक मोल्ड क्रिएट कर सकते हो या फिर एक प्रॉप क्रिएट कर सकते हो, उसमें डेटा फीड करके आप ऑटोमेटिकली ये सारा 36 एलिमेंट्स वो क्रिएट कर देगा, रिएक्ट आपके लिए कर देगा। ये रिएक्ट का एक बेनिफिट है, ऐसे बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए रिएक्ट एक बहुत नेसेसरी टूल है सीखने के लिए। सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप रिएक्ट सीख सकते हो, जो कि कहाँ गया, हाँ। तो इसके बाद आप रिएक्ट सीख सकते हो। सो इसके बाद npm था, रिएक्ट का रिसोर्सेज यही होगा, एक सेकेंड। ये टेलविंड का ये रहा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसोर्सेज, जो लाइब्रेरी था सीएसएस का। और फिर ये रिएक्ट का ये रहा, सब डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है। मिलिंद, शाउट आउट टू मिलिंद, उसने बहुत अच्छा से ये सब क्रिएट किया है। सो ये सारा रिसोर्सेज है रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट का कौन सा वर्जन चाहिए, कोई सा इशू हो रहा है आपके सेटअप में, तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो वहां पे आपको रिएक्ट सीखना होता है। सो एच फ्रंट एंड सॉर्टेड है, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया। तो ये पर्टिकुलर स्टैक आपको सीखने में 1 महीना लग सकता है। लाइक HTML CSS आप सीखने से 2 दिन में सीख सकते हो, लेकिन आप 2 दिन में सीख के और 5 दिन उसको मैरिनेट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्योंकि ट्यूटोरियल हेल बोल की एक चीज होता है। आप क्या करते हो कि आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते रहते हो, क्योंकि ट्यूटोरियल्स देखना इजी है, आपको कुछ करना नहीं होता है। सो आप इजीली देखते रहोगे और आप लोग को लगेगा कि हाँ मुझे अब आ गया। लेकिन जब आप कोड करने बैठोगे तो आपसे कोड नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, कि आप खुद कोड करो, जिससे प्रैक्टिस बिल्ड होता है, और कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके फिंगर टिप्स पे आ जाता है हर कोड। और आपको अगर इनिशियली प्रॉब्लम होता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आप रैपलिट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रैपलिट में AI असिस्टेंस मिलता है और वो खुद ही कोड कुछ कुछ लिख देता है। सो वो एक सोल्यूशन है। देन इसके बाद फ्रंट एंड सॉर्टेड है, इसके बाद आप बैक एंड पे जा सकते हो। बैक एंड में क्या होता है, सपोज सपोज जैसे जीरोदा है, जीरोदा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप ट्रेड करते हो। अगर आप एक यूजर हो और सपोज मैं जीरोधा का ओनर हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। सो अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये सब कुछ बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और ये सब आप इनपुट्स जीरोधा को दे रहे हो। और अगर ये सब मुझे पता चल गया तो मैं कुछ भी स्कैम कर सकता हूँ। जैसे बीच में होता हुआ था ना कि मार्क जकरबर्ग डेटा चोरी कर रहा है, ऐसा तो वैसा ही सीन होता है कि अगर एक वेबसाइट, अगर आपके ब्राउजर में ही आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो कोई भी डेटा कोई भी पर्पस के लिए वो वहां से चुरा सकता है। सो उसीलिए बैकएंड क्रिएट हुआ था। बैकएंड का यूज वही है कि आपका जो भी लॉजिक है वेबसाइट का, सपोज चैट जीपीटी कौन सा एल्गोरिदम रन कर रहा है जिससे वो आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहा है। या जैसे फॉर एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक कैलकुलेटर है।
तो आप कैलकुलेटर का बटन क्लिक करके आप जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है परफॉर्म करते हो। वो बटन एक फ्रंट एंड है। अब वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो उसका बैक एंड लॉजिक है। जैसे 1+1 वो बैक एंड में कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो उसका लॉजिक है। तो एक सिंपल सा है, हम लोग को भी पता है 1+1 कैसे परफॉर्म परफॉर्म होता है, लेकिन सपोज कोई बड़ा वेबसाइट है जैसे चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का अगर एल्गोरिदम लीक हो जाता है या उसका एल्गोरिदम कैसे रन होता है, वो डेटा कैसे फीड करता है, ये अगर सारे डेवलपर्स को पता चल जाता है तो अगले दिन सारे डेवलपर्स अपना एक चैट जीपीटी क्रिएट कर लेंगे। अगले दिन तो नहीं, लेकिन 1 महीने में जरूर क्रिएट कर लेंगे कि एक उनका पर्सनल चैट जीपीटी जो वो डिप्लॉय भी कर देंगे और इक्वल रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए क्या डेवलपर्स लोग क्या करते हैं, जो भी लॉजिक होता है, जो भी सीक्रेट लॉजिक होता है वो एक बैकएंड पे स्टोर होता है। बैकएंड क्या होता है, जैसे मैं अपने पीसी से ऑपरेट कर रहा हूँ और यूएस में एक पीसी होगा जहाँ पे सपोज मैंने सपोज अभी H&M का वेबसाइट खोला था, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो, और सपोज इसे मैं विश लिस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे, एक सेकंड, सपोज मैं इसे विश लिस्ट कर रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं तो स्टोर होना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ मेरे लैपटॉप में स्टोर होगा तो ये कभी भी इरेज हो सकता है। अगर मैंने अपना लैपटॉप शट डाउन किया ये इरेज हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप जब अपना लैपटॉप फिर से टर्न ऑन करोगे, देन आप फिर से लॉग इन करोगे H&M पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वो फिर से वहाँ पे आपका विश लिस्ट है। तो इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन था ये कहीं तो स्टोर्ड था। तो ये बैकएंड्स पे स्टोर होता है। बैकएंड एक फैंसी टर्म है, लेकिन बैकएंड क्या होता है, वो एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, वो भी एक लैपटॉप ही होता है, वो भी एक डिवाइस ही होता है। वहां पे बेसिकली आपका डेटाबेस जो भी है वो स्टोर्ड होता है। आप कुछ भी कर रहे हो वो उधर स्टोर होता है, ताकि अगर आपका लैपटॉप में कुछ हो भी जाए या कुछ हो तो वहां पे स्टोर्ड रहे। सपोज मैंने अभी लाइक ग्रुप में मैसेज किया कि अभी मीटिंग है, तो मेरे लैपटॉप से वो व्हाट्सएप का बैकएंड सर्वर पे वो मैसेज गया, देन व्हाट्सएप के बैकएंड सर्वर से वो आपके लैपटॉप पे आया। सो एक ये डायरेक्ट टू वे कनेक्शन नहीं था, मैंने डायरेक्टली आपके सर्वर को पिंग नहीं किया, ये पहले व्हाट्सएप पे गया देन व्हाट्सएप से आपके सर्वर पे आया। सो यही बैकएंड होता है, बैकएंड में यही काम होता है। सो बैकएंड में दो तीन चीज है जो आपको सीखना है। बैकएंड में दो पाथ हो सकते हैं, एक होता है पाइथन का पाथ और एक होता है जावास्क्रिप्ट का पाथ, और एक जावा का भी होता है और एक गोलैंग का भी होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपनीज में यूज होता है वो मर्न स्टैक ही है। मर्न स्टैक इन द सेंस वो नोड जेएस एंड एक्सप्रेस ही होता है। अभी फिलहाल नेक्स्ट जेएस यूज हो रहा है, लाइक कंपनीज अडेप्ट कर रहे हैं, वो भी नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड ही है। सो आपको बैकएंड में सबसे पहले आपको नोड जेएस सीखना है, जिसका रिसोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएगा। कहाँ, ये रहा बैकएंड। बैकएंड नोड जेएस क्या है, नोड जेएस कुछ नहीं है, नोड जेएस जस्ट जावास्क्रिप्ट ही है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपको नोड जेएस आता है। बस नोड जेएस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया हुआ है, जिसको हम डॉम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। नहीं, डॉम मैनिपुलेशन सॉरी जावास्क्रिप्ट में आता है, नोड जेएस में कुछ कुछ अलग फीचर्स है। नोड जेएस जैसे पहले हमें जो भी बैकएंड का लॉजिक होता था वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखना होता था। PHP हो गया या फिर सी में हो गया या जावा में हो गया, लेकिन जो भी फ्रंट एंड होता था वो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता था। तो लाइक डेवलपर्स को लगा कि हम फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, फिर बैकएंड करने के लिए हमें फिर से एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी नोड जेएस के डेवलपर थे, जो क्रोम है, उन्होंने जो क्रोम बनाया उसमें क्या किया, जो सी का कंपाइलर था उसमें V8 इंजन के साथ सी के कंपाइलर को कंबाइन कर दिया, और लाइक उस वजह से हमारे क्रोम में भी कोई भी जावास्क्रिप्ट रन हो सकता है। सपोज अगर मैं सॉरी 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 अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, कंसोल में जाऊं और यहाँ पे मैं अगर जावास्क्रिप्ट टाइप करूं, सो ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, और रन का ऑप्शन कहाँ गया, सॉरी मैंने बहुत टाइम से कंसोल यूज नहीं किया, सो रन कैसे होता है मैं भूल चुका हूँ। किसी को याद है क्या? एंटर प्रेस कर दे, रन हो जाएगा। एरर कंसोल और दि-
नहीं नहीं, एस ओ नहीं हुआ वो। आप एरो दबा दीजिए। सो यही प्रॉब्लम होता है जब आप VS कोड यूज़ करते हो या फिर रेपलिट यूज़ करते हो, आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, क्योंकि वो जो भी आप VS कोड या रेपलिट यूज़ करते हो वो ऑटोमेटिकली खुद जनरेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हेलो आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग के क्रोम में भी जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, जो कि मैं समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया, आपके पास कुछ नहीं है, आप अपने क्रोम में भी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा वीएस कोड नहीं चाहिए। तो ये है यही है नोड जेएस बेसिकली जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आपको नोड जेएस सीखना है। नोड जेएस में कुछ कुछ एलिमेंट होता है कि आपको कैसे एक HTTP सर्वर क्रिएट करना है, वो बेसिकली आपको सीखना होता है। तो वो सब आपको सीखना है। उस जैसे CSS का लाइब्रेरी होता है टेल यूनियन CSS, वैसे ही नोड जेएस के लिए लाइब्रेरीज होता है, जिसमें आता है एक्सप्रेस जो आपको एक HTTP सर्वर बनाने में क्रिएट करता है। देन मोंगूज लाइब्रेरी होता है, ये सब बैकएंड के लिए होता है। अब ये बैकएंड में आ गया, और एक इंपॉर्टेंट चीज है बैकएंड का जो होता है डेटाबेस। कि आप सपोज मैं यहाँ पे अब जीरोधा में गया, साइन अप किया, मैं यहाँ पे अपना अगर मोबाइल नंबर डालता हूँ, अपना ईमेल डालता हूँ, तो ये सेव कर लेगा, और मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से जब इस पे साइन अप नेक्स्ट टाइम जब मैं जीरोधा फिर से खोलूंगा, तो ये मुझे मेरा क्रेडेंशियल नहीं पूछेगा। तो वो जो भी डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, और जीरोधा को कैसे पता चल रहा है कि मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ। तो ये सब जो भी डेटा होता है, आपका यूजर क्रेडेंशियल, आपका ईमेल पासवर्ड, सपोज इंस्टाग्राम में हो गया आपका जो भी करंट पोस्ट है, आप किसको फॉलो करते हो, कौन आपको फॉलो बैक करता है, तो जितना भी यूजर डेटा होता है ये सब बैकएंड में स्टोर होता है। बैकएंड बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: वेक्टर ग्राफ, सीक्वल, नो सीक्वल। आपको बेसिकली दो ग्राफ बेसिकली बहुत ही डिटेल्ड कामों के लिए यूज होता है, वो जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो उतना अभी आपके काम नहीं आएगा। वेक्टर AI रिलेटेड कामों में यूज होता है। नो सीक्वल और सीक्वल, ये दो डेटा बेसेस है जो आपको, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आपको ये दो डेटा बेसेस सीखने पड़ते हैं। इनमें भी सब डिविजन होता है। नो सीक्वल में आता है मंगूज, सॉरी मोंगोडीबी, और नो सीक्वल, हाँ, और सीक्वल में आता है माई सीक्वल या पोस्टग्रेस। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल सपोज एक सेकंड, वेबसाइट का नाम क्या था? उप्स, सो ये सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था। सो दो टाइप के डेटाबेस आप लोगों को मेनली फोकस करना है, एक होता है सीक्वल और एक होता है नो सीक्वल। सीक्वल में क्या होता है, जो भी डेटा है, जैसे आप एक स्कीमा होता है, स्कीमा बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मेट हो गया। सपोज आपको अपने डेटाबेस में क्या क्या स्टोर करना है, सपोज एक यूजर वन है, यूजर वन का सपोज यूजर वन, यूजर टू, यूजर यूजर थ्री। तो अगर ये एक सीक्वल डेटाबेस है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो एक रिफाइंड वे में होगा। सपोज यूजर नेम हो गया, देन जीमेल हो गया, देन पासवर्ड हो गया। सारे यूजर में जैसे ये ग्रीन बॉक्स है, वैसे ही सारे ग्रीन बॉक्सेस में ये तीनों चीज सेम सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है, और ये तीनों चीज प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो फिर वो डेटाबेस एरर थ्रो करेगा। लेकिन नो सीक्वल में क्या होता है, जैसे मोंगोडीबी में, वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि अगर आप ये पर्टिकुलर ग्रीन बॉक्स में आप यूजर नेम डाल रहे हो, जीमेल डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे सपोज आप सिर्फ यूजर नेम डाल रहे हो, और थर्ड बॉक्स में आप यूजर नेम भी डाल रहे हो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी डाल रहे हो, सपोज यूजर नेम, देन फोटो,
then suppose number of cars. So NoSQL डेटाबेसेस आपको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आप एक डेटाबेस में कोई भी फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो. सो ये फायदा होता है नो सीक्वल डेटाबेसेस का. लेकिन नो सीक्वल डेटाबेसेस उतना यूज नहीं होता है क्योंकि ये बहुत एक रिस्की फॉर्मेट है. क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और आप लाइक आपको साइन अप करना है, तो आप अपना पासवर्ड इनपुट किया, आपने अपने अपना ईमेल आईडी पुट किया, आपने यूजर नेम पुट किया, सो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप डाल रहे हो. वहाँ पे अगर कोई कुछ जाके कुछ भी डाल देगा तो वो एक एरर क्रिएट कर देगा बैकएंड में. इसलिए मैक्सिमम जो भी कंपनीज है वो पोस्टग्रेस या माई सीक्वल यूज करते हैं या कभी कभी कंबाइंड यूज करते हैं. तो आपको बैकएंड एक्सप्रेस के बाद आपको एक बैकएंड डेटाबेस सीखना है, जो कि आइदर मोंगोडीबी आप सीख सकते हो या फिर आप पोस्टग्रेस सीख सकते हो. तो ये था. देन इसके बाद बैकएंड में आ गया ये रहा डेटाबेसेस मोंगोडीबी का जितना भी रिसोर्सेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इंस्टॉल करता है मोंगोडीबी का, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जितना भी, और जो भी पेड कोर्सेज थे, जो भी लाइक फ्री में प्रोवाइड हो रहे थे यूडीमी में, वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड है. और देन एक मर्नस्टैक वेबसाइट भी है. अगर आप लोग ने सपोज, मर्नस्टैक क्या होता है? मर्नस्टैक स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी एक्सप्रेस रिएक्ट एंड नोड.js. तो नोड.js रिएक्ट बैकएंड हो गया, नोड.js बैकएंड हो गया, रिएक्ट फ्रंट एंड हो गया, एक्सप्रेस नोड.js का लाइब्रेरी हो गया, और मोंगोडीबी एक डेटाबेस हो गया. तो अगर आप लोगों ने ये 4 चीज सीख लिया, सो यू कैन ट्राई ऑल दीज वेबसाइट्स. ये सब आप बना के ट्राई कर सकते हो. और ये ट्यूटोरियल्स है कि कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करना है. सो बेसिकली यही है. और या इस पर्टिकुलर फाइल में हर एक चेक पॉइंट में आपको कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि ट्यूटोरियल है एक बहुत ही गलत जगह है जहाँ पे आपको नहीं फंसना चाहिए. मैं खुद वहाँ पे 1-2 महीने ऐसे फंसा रह गया. क्योंकि क्या होता है कि आप ट्यूटोरियल्स देखने में इतना कंफर्टेबल हो जाते हो कि आप खुद से कोड नहीं करते हो. और खुद से कोड नहीं करने की वजह से क्या होता है, जब आप कुछ खुद से बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपसे वो बिल्ड नहीं होगा. आपको फिर से वापस एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा और आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा. तो कोशिश ये करना कि हर एक चेक पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे आपने HTML CSS सीख लिया, तो आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाओ. स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है कि कोई भी बटन पे आप क्लिक कर रहे हो तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो एक स्टैटिक वेबसाइट है. आप बस सपोज आप बस ये पेज क्रिएट करो एक HTML CSS सीखने के बाद. देन आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो और सेम यही पेज क्रिएट करो. लेकिन जब मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर रहा हूँ तो वो कुछ रेस्पॉन्स शो कर रहा है, जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कुछ रेस्पॉन्स शो कर रहा है, वो करो. देन आप रिएक्ट सीखो और एक रिएक्ट के साथ फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाओ. हर एक चेक पॉइंट पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है. और ये सब कुछ आप गिटहब पे पोस्ट करो, ताकि लाइक आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक रहे. और अगर आपको कोई भी अगर हायर करने आ रहा है तो वो इजीली आपके गिटहब को देख के वो समझ जाए कि भाई ये जो भी बोल रहा है इसे आता है. फॉर एग्जाम्पल आजकल रेज्यूमे जो भी होता है वो 10% ऑफ योर प्रोफाइल होता है. अगर आप मेंशन कर रहे हो कि हाँ मेरा हॉबीज ये है, मुझे ये है, मेरा कॉलेज CGPA ये है, मैटर नहीं करता आजकल. वो कुछ कुछ कंपनीज में करता होगा, लेकिन जो मेजर कंपनीज है वो काम नहीं करता. और 2 टाइप के मार्केट होते हैं. देखो ये एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है. देखो बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट सबको पता है क्या होता है. बुलिश मार्केट वो होता है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, मतलब जब जैसे अभी रिसेशन चल रहा है तो अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये एक बुलिश मार्केट है. और एक बेरिश मार्केट होता है जहां इन्वेस्टमेंट्स हाई होता है, कोई भी कंपनी का स्टॉक्स हाई जा रहा होता है, उसे बेरिश मार्केट बोलते हैं. जहां पे फंडिंग सबको मिल रहा होता है, इसलिए इजीली जो भी कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉइज पे खर्च करते हैं, उनको हाई सैलरी देते हैं और ज्यादा हायरिंग रेट बहुत हाई होता है. लेकिन बेरिश मार्केट में क्या होता है, हायरिंग रेट बहुत लो होता है और जिनको भी हायर करते हैं वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं. लाइक जैसे सपोज कोई कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने सपोज एक बंदे को हायर किया तो बेरिश मार्केट में, तो वो इस पर्सपेक्टिव से हायर करेंगे कि ये बंदा अगर मेरे कंपनी में आ रहा है तो ये एक भी दिन वेस्ट ना करे और ये डे 0 से काम करना शुरू कर दे. जो भी बिग टेक कंपनीज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये ऐसे हायर नहीं करते, ये DSA के बेसिस पे हायर करते हैं बेसिकली इंडिया में. तो इन्होंने इनका क्या होता है कि ये आपको पहले 1-2 महीने आपका जो भी जॉब का पीरियड होता है वहां पे आप लोग को
माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ या जो भी फैंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो आपको ट्रेन करेंगे कि ये काम कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, इनका 2 महीना ऐसे वेस्ट जाता है और आप पे वेस्ट जाता है, आप उनका मनी, उनका एनर्जी आप पे वेस्ट जाता है। लेकिन बेयरिश मार्केट में क्या होता है, इस टाइप के कंपनीज़ हायर करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास पहला एक्सपेंसेस नहीं है आप पे स्पेंड करने का, और दूसरा ये बस इतना टाइम नहीं है आपको देने के लिए। सो एक सेकंड। हाँ, तो सॉरी, और बेरिश मार्केट में क्या यही होता है, लाइक आपको जो भी हायर करेगा वो आपके डीएसए स्किल पे हायर नहीं करेगा, वो आपके डेवलपमेंट स्किल पे हायर करेगा। अब ये जिसका भी गिटहब रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी का मतलब जो भी फाइल है, ये हम लोग के ही एक फर्स्ट ईयर के लड़के का फाइल है जिसका नाम है मिलिंद, जो कि हमारे टेक्निकल टीम में है। इसका गिटहब प्रोफाइल इतना अच्छा है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये सब इसके टैग्स है। ये सारे टूल्स जैसे आते हैं सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, HTML CSS, Node.js, बैश स्क्रिप्टिंग, जावा, ये सब है। ये हैकटोबर फेस्ट है, अगर किसी ने गूगल समर ऑफ कोड के बारे में सुना होगा तो ये उसका छोटा वर्जन है जहाँ पे आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है ये बंदा कितना कंसिस्टेंट है। ये रोज कुछ ना कुछ करते रहता है, रोज कुछ ना कुछ करते रहता है। तो अगर आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो कि मैं बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ और आपका रेज्यूमे कुछ ऐसा दिखता है, लाइक ऐसा कुछ है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो वो आपका वर्ड्स और आपका एक्शन मैच नहीं कर रहा है। तो मगर रेज्यूमे में आपने नहीं लिखा है कि आप कंसिस्टेंट हो, लेकिन फिर भी आपका ये सब ऐसा दिख रहा है, तो वो आपको इजीली खुद से हायर कर लेगा। तो एक गिटहब प्रोफाइल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और एक गिटहब प्रोफाइल होना तो मस्ट है। बहुत लोगों का गिटहब प्रोफाइल नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी में, बट क्या ही कर सकते हैं, आपको मैं बस एनकरेज ही कर सकता हूँ कि आप एक गिटहब प्रोफाइल बनाओ। आप जो भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो गिटहब प्रोफाइल पे पोस्ट करो। आप जैसे आपने वीक 1 में जो भी आपने सीखा, वो जो भी प्रोजेक्ट्स है आप गिटहब पे पोस्ट कर दो। आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। लाइक जो भी आप अपने लर्निंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, दैट्स इट। सो यही था एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। एक हाई लेवल रोड मैप मैं समराइज कर देता हूँ। पहला मंथ आप स्पेंड कर सकते हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने में। नेक्स्ट मंथ आप स्पेंड कर सकते हो रिएक्ट सीखने में। देन आप अपने थर्ड मंथ में बैकएंड स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप Node.js और एक्सप्रेस सीख सकते हो, और आप अपने उसी मंथ में आप MongoDB भी सीख सकते हो। तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। सो फुल स्टैक में इतना ही नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। सो आप लोग बेसिकली इससे स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे कॉलेज में डेवलपमेंट कल्चर उतना नहीं है। सब लोग आइदर कॉलेज पे फोकस करते हैं, और कॉलेज पे फोकस करके भी किसी का CGPA उतना हाई नहीं जाता है। जो लोग का हाई रहता है उन लोग का हाई रहता है, लेकिन मेजर पॉपुलेशन जो बोलते हैं कि नहीं हमें तो कॉलेज CGPA पे ध्यान देना है, तो उनका ना कॉलेज CGPA हाई होता है, ना उनका डेवलपमेंट कुछ होता है, ना उनका DSA कुछ होता है। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग के कैरियर के लिए बोल रहा हूँ कि आइदर आप DSA अच्छे से करो तो आप मैंग क्रैक कर सकते हो। मैंग मतलब वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब। आइदर आप डेवलपमेंट करो तो आप रिमोट जॉब्स को टारगेट कर सकते हो, जो कि बहुत हाई रिवॉर्डिंग होता है। सो ये यही था। और आपको अगर एंड्रॉयड के बारे में जानना है तो अब आदित्य आपको आधे घंटे बोर कर सकता है, जैसे मैंने अभी 1 घंटे किया। सो आदित्य प्लीज। थैंक यू गाइस फॉर योर पेशेंस, एंड सॉरी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया। हेलो एवरीवन। आयुष ने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि वेब डेवलपमेंट में कैसे प्रोसीड करना है। तो अभी तो समझ आ ही गया होगा सब कोई को कि फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब डिफरेंस। फ्रंट जैसे वेब सॉरी डेवलपमेंट। आदित्य, सॉरी, हेलो।
हेलो और एक चीज मैं एक गिटहब रेपो, ये जो आप गिटहब रेपो है इसको आप स्टार कर सकते हो। आपको बेसिकली अगर आपका गिटहब अकाउंट है और अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। देन आप ये पर्टिकुलर यूजर पे जाओ जो कि मिलिंद का है, जो कि मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। देन आप रिपोजिटरी में जाना, देन सम अदर स्टफ, और आप यहाँ से भी स्टार्ट, देन आप जैसे इसको स्टार कर लेना ताकि आपके गिटहब प्रोफाइल में ये दिखे और आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। और मैं क्या करूंगा, जो मेरा खुद का गिटहब प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे एक सिंपल फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर दूंगा जहां पे आप आके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशंस वो होगा। सपोज मेरा एक वेबसाइट है, एक सेकेंड, ये था क्या आदित्य, ये था क्या, ये था शायद। एक सेकेंड, मैं वो वेबसाइट एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ओ ये सो ये मेरा वेबसाइट है। सो ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया हुआ है। ये कम्प्लीटली मेरा नहीं, ऑब्वियसली एक इंस्पायर्ड वेबसाइट है। सो आप लोग यहाँ पे कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये एक नेविगेशन बार है, सब रिएक्ट से क्रिएटेड है। ये सब मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था। ये कंप्लीटेड नहीं है, बहुत ही लाइक वेग प्रोजेक्ट है, बट आप लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप ये सब पे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे डायरेक्ट मेरे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे। ये कैसे हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। सो यही है जावास्क्रिप्ट और नोड.js। सो आप लोग को बेसिकली यही सीखना है। आप लोग को हर एक एलिमेंट ब्रेक डाउन करना है और ऐसे सीखना है, तो लाइक आपका लर्निंग प्रोसेस अच्छा रहेगा। बस यही बोलना था। और मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर दूंगा जहाँ पे आप लोग, अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग खुद उधर कंट्रीब्यूट करो, खुद नेविगेशन बार बनाओ, खुद इश्यूज क्रिएट करो। और मैं मिलिंद को बोल दूंगा एक गिटहब के ऊपर एक इवेंट करा देने, ताकि आप लोग गिटहब से थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। और अगर जब तक क्रिएट नहीं होता है वो इवेंट, तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, जो मिलिंद ने जो वो रेपोजिटरी है उसमें गिटहब का भी फ्री रिसोर्सेज है, आप लोग वहां से भी कर सकते हो। सो या थैंक्स, सॉरी अगेन। आदित्य करो। हेलो एवरीवन। तो आयुष ने बहुत अच्छे से समझा ही दिया वेब डेवलपमेंट में ये फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट भी सेम ही है वेब डेवलपमेंट जैसा, बस थोड़ा सा उसका डिफरेंस है। तो बेसिकली जैसे वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट्स होते हैं ना, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो वैसे ही मोबाइल डेवलपमेंट में भी दो पार्ट्स होते हैं। तो एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंड्रॉयड में तो मैंने भी इतना हाथ मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत अप्रोच लिया है और दोस्त से भी पूछा। तो ये एक वेबसाइट बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ से अगर कोई भी तुम्हें रोड मैप चाहिए कुछ भी टेक स्किल के लिए, जैसे मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड या कुछ भी, तो तुम यहाँ आ सकते हो और मतलब यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो ये तो बस बेसिक दिखाने के लिए कि तुम लोग को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इसको मैं इजीली ब्रेक डाउन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम खुद नर्वस हो जाओगे कि इतने सारे टेक स्टैक है, कैसे सीखना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो देखो जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी वो जो वेब डेवलपमेंट है ना, उसके जैसा ही सिमिलर होता है। दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा हो गया बैक एंड डेवलपमेंट। तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है एंड्रॉयड में, वहां पे दो तरह के प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा नेटिव प्लेटफॉर्म
और एक हो जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो नेटिव का मतलब हो रहा है कि तुम या तो एंड्रॉइड के लिए तुम एक ऐप बना रहे हो या तो तुम आईओएस के लिए एक ऐप बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, एंड्रॉइड का भी अलग है और आईओएस का भी अलग है। और दूसरा हो गया तुम्हारा क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इजीली अगर समझना चाहते हो तो तुम एक ऐसा ऐप बना रहे हो जो दोनों में काम करेगा, एंड्रॉइड में भी करेगा और तुम्हारा आईओएस में भी काम करेगा, ठीक है। तो पहला एंड्रॉइड डेवलपमेंट में दो प्लेटफॉर्म्स में मैंने डिवाइड कर दिया, पहला हो गया नेटिव, दूसरा हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब देखो नेटिव के अंदर आ जाता है एंड्रॉइड और आईओएस, ठीक है। तो तुम्हें अगर मुझसे पूछो तो मैंने अभी फिलहाल एंड्रॉइड तक ही मतलब प्रैक्टिस किया है। तो एंड्रॉइड में दो लैंग्वेजेस होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। पहला वाला होता है जावा, जो कि तुम यहाँ देख ही सकते हो, एंड्रॉइड के यहाँ पे यहाँ जावा लिखा ही हुआ है, और ये कॉटलिन। तो जावा बेसिकली बहुत पहले से हो रहा है, मुझे जितना पता है जावा बहुत पहले से यूज हो रहा है ऐप डेवलपमेंट में, लेकिन कॉटलिन अभी नया है। और कॉटलिन क्या है, ये गूगल का तरफ से वो है, स्पॉन्सर्ड है, या मतलब उन लोग का डेवलपमेंट टूल है। तो फिलहाल के लिए बहुत कोई पूछते हैं कि मैं किसके साथ बिगिन करूं, जावा के साथ बिगिन करूं या कॉटलिन के साथ बिगिन करूं। तो देखा जाए तो दोनों का प्रोज है, दोनों का कौन से। हाँ, अगर सबसे पहले सॉरी एक पॉइंट में मिस आउट हो गया कि नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी किसको पहले चूज करूं। तो अभी अगर तुम देख रहे हो ना मार्केट कैप में, तो ज्यादातर जितने भी टेक्निकल कंपनीज है, जैसे जोमेटो हो गया या फिर गूगल का ये प्ले स्टोर का जितने भी ऐप डेवलपमेंट कंपनीज हो गए, बाकी सारे, तो उन लोग ज्यादातर नेटिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी थेफ्ट का भी ज्यादा वो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो हर कोई क्या चाहता है कि उनका ऐप उनके नेटिव एनवायरनमेंट में ही रन हो, तो उसके लिए ज्यादातर लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म से ज्यादा नेटिव डेवलपमेंट में मतलब वो कर रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो अब कोई अगर इसमें डाउट है कि मैं पहले नेटिव में आऊं या क्रॉस प्लेटफॉर्म में, तो आई थिंक नेटिव इज समथिंग बेटर देन क्रॉस प्लेटफॉर्म, बट स्टिल यू कैन डिसाइड कि तुम्हें कहाँ प्रोसीड करना है, ठीक है। तो एक बार तुम नेटिव में आ गए तो एंड्रॉयड भी चूज कर सकते हो, और जिसके पास आईओएस सिस्टम है वो भी चूज कर सकता है। तो एंड्रॉयड में तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो जावा हो गया और दूसरा कॉटलिन। और तुम्हारा आईओएस के लिए स्विफ्ट बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो तुम वो चूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको सब सीखने की जरूरत नहीं है, ये लाइक या तो तुम जावा सीख लो एंड्रॉयड के लिए, या तो कॉटलिन सीख लो, और अगर तुम एंड्रॉयड नहीं सीख के आईओएस के लिए तुम बनाना चाह रहे हो तो तुम ये सीख सकते हो स्विफ्ट। तो यहां तक हम लोग सबको क्लियर है ना? एम आई ऑडिएबल? हाँ हाँ क्लियर है। हाँ। तो उसके बाद जब तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाता है, तो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करो, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, सब कोई को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास दो प्लेटफॉर्म्स आ गए, एक नेटिव हो गया, ठीक है, एक तुम्हारा नेटिव हो गया। और नेटिव के अंदर अगर तुम देखो दो और रहते हैं, एक हो गया एंड्रॉइड और एक हो गया तुम्हारा आईओएस, ठीक है। और एंड्रॉइड के भीतर क्या है, एंड्रॉइड के भीतर है तुम्हारा जावा, और तुम्हारा आईओएस के अंदर है स्विफ्ट, ठीक है। तो अगर तुम नेटिव दो नेटिव चूज कर रहे हो, एंड्रॉइड के अंदर तुम जावा सीख सकते हो या तो तुम कॉटलिन भी सीख सकते हो, ठीक है। तो कॉटलिन बेसिकली तुम्हारा गूगल ने डेवलप किया है, और जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत पहले से है। तो अगर मुझसे पूछो तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि अभी कॉटलिन यूज करो, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कॉटलिन का डिमांड बढ़ रहा है। तो कॉटलिन एक काफी बेहतर ऑप्शन है। तो अगर एंड्रॉइड के लिए चूज कर रहे हो तो या तो जावा कर सकते हो या तो कॉटलिन, और अगर आईओएस डेवलपमेंट तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोग स्विफ्ट को भी चूज कर सकते हो। अब तुमको तीनों नहीं सीखना है, कोई एक सीखना है, तो तुम देख लो कि पहले तुमको कौन सा तरफ जाना है, ठीक है। वंस यू आर डन विथ नेटिव, अगर तुमको लग रहा है तुमने नेटिव कर लिया है और तुमको क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाना है, तो तुम क्रॉस प्लेटफॉर्म में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो
पे क्रॉस प्लेटफॉर्म में तुम्हारे पास पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि फ्लटर हो सकता है, ठीक है। फ्लटर तो सबको को पता है, ये तो गूगल से ही बैक्ड है कि नहीं? ऑडियो, एम आई ऑडिएबल? हेलो, हाँ, तो थोड़ा रिस्पॉन्स दे देना, वो डाउट होता है कि मेरा वो चल रहा है कि नहीं इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया से, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, एक तो तुम्हारा फ्लटर हो गया, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये हो गया, प्लेटफॉर्म में पहला तुम्हारा फ्लटर हो जाता है और दूसरा तुम्हारा हो जाता है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव क्या है, इसमें तुम्हारा दो तरह के लैंग्वेजेस आ जाते हैं, एक तो हो गया जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया टाइपस्क्रिप्ट। और रिएक्ट नेटिव को डेवलप किया था फेसबुक ने, और फ्लटर क्या हो गया, वो तो गूगल से डेवलप्ड होके आया हुआ था। तो उसको, वो बेसिकली डार्ट के ऊपर, मुझे जितना अभी तक आइडिया है, वो डार्ट के ऊपर फोकस्ड है। तो तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट में पहले ये चूज करना है कि तुम नेटिव बनाओगे या तुम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाओगे। नेटिव का मतलब हो गया कि वो या तो एंड्रॉइड में ही रन करेगा या iOS में रन करेगा, ठीक है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि वो जो तुमने ऐप बनाया है वो दोनों में रन हो सकता है, एंड्रॉइड में भी रन हो सकता है और iOS में भी रन हो सकता है, ठीक है। तो अब एंड्रॉइड में अगर चूज कर सकते हो तो जावा और कॉटलिन एक बेहतर ऑप्शन है, और दूसरा हो गया अगर iOS में तुमको चूज करना है तो तुम स्विफ्ट कर सकते हो। अब बेसिकली बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि रिसोर्सेस कहाँ से पढ़े, ठीक है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड। रिसोर्सेस के लिए अगर तुम मुझसे पूछो तो एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ शेयर कर रहे हैं, एक सेकंड, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी दिख रहा है क्या? YouTube में मैंने जितने भी रिसोर्सेस चेकआउट किए ना, उसमें से सबसे बेहतर मुझे यही लगा है, ये क्या बोलते हैं, फ्री कोड 3 आवर्स का वीडियो, ये इसमें चेकआउट कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसके ये डिस्क्रिप्शन में तुम अगर जाओगे तो देखो यहाँ पे तुमको एकदम बेसिक से सिखाया है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉटलिन के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत वो लोग बता देंगे, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट वो लोग डेवलप करना सिखाएंगे। इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि नहीं तुम लोग को, ऐसे कोई आइडिया कि क्या होता है वो आईडी? हेलो, किसी को आईडी के बारे में पता है? हेलो, एम आई ऑडिएबल? नो, नहीं पता भैया। और नहीं पता है, ठीक है ठीक है। तो देखो जैसे तुम लोग ये क्या बोलते हैं, तुम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम लोग VS कोड यूज करते हो ना? VS कोड के बारे में पता है कि नहीं? VS कोड या Yes. कोई भी इंटीग्रेटेड, यस भैया। हाँ, तो VS कोड क्या होता है, उनका आईडी हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उस पे क्या होता है कि तुम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या तुम अलग टेक स्टैक रन कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें C प्रोग्राम लिखने का मन हो तो तुम VS कोड में जाके क्या करते हो, फाइल नेम C,
आयुष अपना स्पीकर प्लीज बंद कर लो। ओके। तो ये VS कोड में क्या होता है कि बेसिकली अगर तुमको एक सी प्रोग्राम लिखना है तो तुम क्या करते हो, एक फाइल नेम डालते हो डॉट सी, तुम एंटर करके तुम सी प्रोग्राम लिख देते हो और तुम उसको रन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक एक्सटेंशन ऑलरेडी प्रेजेंट है उस VS कोड में। तो क्या होता है, सी प्रोग्राम रन हो जाता है। तो वैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर तुम अलग अलग टेक स्टैक के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, चाहे वो C++ का प्रोग्राम हो, सी प्रोग्राम हो, या फिर HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तुम रन कर सकते हो। तो उसी तरह जब तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो अलग अलग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का काम आता है। तो उसमें से ये लोग ये सिखाएंगे कि तुम्हें ये कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, इंटेलिजे आईडी में। उसके बाद तुम्हें यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा, जैसे कैसे प्रिंट करना है या दिखाना है हेलो वर्ल्ड, वेरिएबल्स के बारे में एक आइडिया पता चलेगा। ये सब सारे मतलब चीज है जो तुमको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट अगर पूछो तो यहाँ पे यही है, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैसे क्लास बनाना है, कैसे कंस्ट्रक्टर बनाना है। क्योंकि क्या होता है, मान लो अगर तुमको एक फंक्शन को रिकॉल करना है बार बार, तो तुम क्या करोगे, हर एक बार नया नया फंक्शन बनाते रहोगे क्या? वैसे करने से तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो लोग उसको शॉर्ट करने के लिए ऊप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो तुम यहाँ से बहुत इजीली सीख जाओगे कि कैसे मतलब बेसिक डेवलपमेंट जो तुम्हें करना है वो कैसे करना है। और बेस्ट चीज है कि तुमको ये कॉटलिन में सिखा रहे हैं। तो ये मतलब अभी जो लेटेस्ट डिमांड में है तुम उसके बारे में सीख सकते हो, कॉटलिन, ठीक है। सेकेंडरी रिसोर्सेज के लिए मैं कहूंगा मेरे पास एक गिटहब का एक रिपोजिटरी है, वो मैं शेयर कर दूंगा, अगर तुम लोगों को देखना है तो वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो कमिंग टू ये क्या बोलता है फ्रंट एंड, अगर मुझे जितना पता है फ्रंट एंड के लिए तो मैंने बता दिया कि या तो तुम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकते हो या तो तुम नेटिव एप्स बना सकते हो। तो फ्रंट एंड के लिए वो हो गया। अब अगर हम लोग देखा जाए बैकएंड के लिए, जो बैकएंड का काम है, तो बैकएंड में बेसिकली तुम्हें दो चीज सीखना पड़ेगा। बैकएंड में तुम्हें बेसिकली दो चीज सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो नोड.जेएस। नोड.जेएस के बारे में आयुष ने ऑलरेडी जितना था बता ही दिया। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो बस यही है कि नोड.जेएस तुमको दिखाएगा कि तुम एक्सटेंशन फाइल्स को कैसे इजीली मतलब अपने रेपो में तुम उसको डाउनलोड कर सक रहे हो। लेट्स से हमारे पास एक क्या बोलते हो, एक ऐप है, ठीक है, उसमें तुमको लाइब्रेरीज और ऐड करना है, ठीक है। तो तुम यूजिंग नोड.जेएस तुम उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो बहुत इजीली। तो उसके लिए मेनली नोड.जेएस काम आता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, ठीक है। सेकेंडरी आ गया तुम्हारा डेटाबेस। अब डेटाबेस में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, या तो तुम मोंगोडीबी चूज कर सकते हो, या तो तुम एसक्यूएल सीख सकते हो, सॉरी हाँ एसक्यूएल सीख सकते हो, या और एक क्या था, फायरबेस। मुझे जितना पता है फायरबेस भी था शायद से, फायरबेस भी तुम यूज कर सकते हो। तो फायरबेस गूगल से बैक्ड है और मोंगोडीबी और ये एसक्यूएल अपने अलग अलग है। तो बैकएंड में तुम्हें फोकस करना है नोड.जेएस और डेटाबेस के ऊपर। पहले वंस यू आर गुड टू गो विथ नोड.जेएस तब तुम डेटाबेस में आ जाना और वहां तुम मोंगोडीबी और फायरबेस सीख सकते हो। तो जैसे आयुष ने बताया था कि मतलब डेटाबेस का मेन काम यही होता है कि लेट से अगर एक यूजर ने अपना डिटेल्स एंटर किया है तो वो डिटेल्स कहाँ रहेगा, डेटाबेस पे रहता है। ताकि क्या होता है कि जब लेट से तुम्हारे डेटाबेस को कोई और यूजर वो ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, इससे क्या होता है तुम्हारा प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है, प्लस जो तुमने काम किया है वो सबके साथ शेयर नहीं होगा जब तक तुम उसको ऑथराइज ना करो। तो उसके लिए बैकएंड में डेटाबेस का मेन काम रहता है, ठीक है। और नोड.जेएस भी ऑलमोस्ट उसी के लिए यूज होता है। तो वंस यू आर डन विद नेटिव या क्रॉस प्लेटफॉर्म और उसके बाद तुमने बैकएंड सीख लिया, तो तुम उसके बाद ये बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब प्रोजेक्ट्स में अगर पूछो तो सबसे इजी अगर प्रोजेक्ट जो तुम पहले बना सकते हो वो होगा एक टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ठीक है, एक सेकंड।
हाँ, तो सबसे पहले तुम लोग टू डू लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। वंस यू आर डन विद दैट और तुमको लगा कि टू डू लिस्ट मुझसे बन रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट है जहाँ से तुम सीख सकते हो कि तुम्हें कैसे वो बनाना है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एप्स बनाना है। और एक चीज ध्यान में रखना कि जब तुम ये सीख रहे हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो तुम ट्यूटोरियल हेल में भी घुस सकते हो। तो उससे बचने का सबसे बेहतर आइडिया क्या है कि तुम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बनाओ, ठीक है। तुमने जैसे नेटिव ऐप में तुमने फ्रंट एंड में एक सीख लिया, फ्रंट एंड सीख लिया मान लो बनाना, तो इसके बाद फिर से तुम और एक ट्यूटोरियल मत देखो कि कैसे उसको और बेटर करना है। उससे बेहतर है कि तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ, ताकि जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हारी जो डिफिकल्टीज है या जो तुम्हारे मिस्टेक्स है वो शोकेस होगा, ठीक है। तुम्हारे पास खुद तुम्हें पता चलेगा कि मेरे एरर्स कहाँ आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि तुम सीख सकोगे। और इनकेस अगर तुम उसको नहीं बना के तुम ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, तो तुम ट्यूटोरियल हेल में घुस जाओगे, तुम कभी बना ही नहीं पाओगे। तो सबसे जो बेहतर चीज मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई भी टेक स्टैक सीखना है तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा ग्रोथ भी बहुत मतलब अच्छा रहेगा, और प्लस तुम सीखते भी जाओगे, जैसे तुम बनाते रहोगे तुम सीखते भी जाओगे। तो वंस यू आर डन विथ टू डू लिस्ट, तुम और भी ये बना सकते हो, क्या बोलते हैं, एप्स बना सकते हो। जैसे मान लो स्पॉटिफाई हो गया, या बेसिकली एक यूट्यूब का भी क्लोन बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, तो इसको तुम यूज कर सकते हो एंड्रॉइड में। और वंस यू आर डन विद दैट, तुम गिटहब को यूज कर सकते हो। गिटहब में अपने एक रिपोजिटरी बना के पुश कर दिया अपना कोड, ताकि तुम मतलब वो कर सको, अपने स्किल्स दिखा सको। तो वो भी तुम कर सकते हो गिटहब में। और बहुत कोई ने रिसेंटली मुझे टेक्स्ट भी किया था कि ये जो गिट एंड गिटहब ये सीखे कहाँ से, तो उसके लिए बेस्ट वीडियो अगर बोलो तो ये यूट्यूब में कोड विथ हैरी के बारे में पता है ना, सब कोई को पता है कि नहीं? हेलो। Yes, yes. तो कोड विथ हैरी का एक घंटा का वीडियो है, ठीक है। उसमें तुम लोग चेकआउट कर सकते हो उसका वीडियो। एक सेकंड। स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे गिट एंड गिटहब का यहाँ बहुत सारा ट्यूटोरियल्स है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा या मुझे बहुत आसानी से समझ आ गया वो ये था। उसका ऑलमोस्ट 1 आवर का वीडियो है, ये तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये काफी होगा। और बहुत कोई कहते हैं कि एक सेकंड, तो तुम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो गिट एंड गिटहब का। तो इससे तुम मतलब तुम्हारा जो गिटहब का जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएगा, कि कैसे अपना कोड को पुश करना है अपने डेस्कटॉप से गिटहब प्रोफाइल में या बाकी काम के लिए। तो यही था, अगर बेसिक एक आइडिया बोला जाए एंड्रॉयड डेवलपमेंट का या मोबाइल डेवलपमेंट का, तो यही एक बेसिक आइडिया था। तो किसी को कोई डाउट है इसका रिलेटेड, कोई भी डाउट, या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई डाउट है तो? नहीं, डाउट तो नहीं है। ठीक है। तो मुझे भी लग रहा है कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, सेशन बहुत ज्यादा समय हो गया, तो मैं आयुष से एक बार पूछ लेता हूँ अगर वी कैन प्रोसीड। तो यही था एंड डेवलपमेंट के लिए। लेट्स सी आयुष क्या कह रहे हैं। तो भैया आयुष भैया प्लीज भैया टेक। हाँ ओके हाँ मिलिंद क्या बोल रहे आदित्य, थे? हाँ। वो स्विफ्ट के लिए वो जो iOS का iOS नेटिव डेवलपमेंट के लिए मैकबुक जरूरी होता है? अ, देखो, मैकबुक मैकबुक जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम एक जैसे सपोज, वर्चुअलाइजेशन करके अगर देखो तुम ओरेकल बॉक्स या वीएम बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो तो तुमको जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि तुम्हारा पीसी बहुत पावरफुल होना बहुत पड़ेगा। हाई एंड होना पड़ेगा पीसी, इसलिए बहुत लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्टिंग में नहीं करते, क्योंकि उसके लिए एक वर्चुअल मशीन लगेगा अगर आपके पास iOS नहीं है तो। क्योंकि और उसका जो भी पीसी होगा थोड़ा हाई एंड होना पड़ता है, क्योंकि मैक थोड़ा सा। हाँ हाँ।
मैक का वीएम मतलब ऐसे वो होता है क्या? वो लोग तो अपना मैक ओएस का जो आईएसओ होता है वो लोग ऐसे तो पब्लिकली शेयर नहीं मैक में अगर हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मतलब विंडोज, मैक्सिमम लोग के पास विंडोज होता है और विंडोज से ही एंड्रॉइड में करने में प्रॉब्लम होता है। मैक का जो भी वर्जन होता है वो एंड्रॉइड के लिए अनफ है, लेकिन अगर आप विंडोज पे हो तो विंडोज में अगर आप प्रोसेसर आपका i5 है, बीट इंटेल बीट राइजन, तो वो तो वहां तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। एंड्रॉइड में वेब डेवलपमेंट के लिए आप सॉर्टेड हो, वेब डेवलपमेंट आप किसी भी रेंज के पीसी में या लैपटॉप में कर सकते हो। ओके ओके भैया। किसी को कुछ भी डाउट है कोई भी रिसोर्सेज को लेके या गिटहब को लेके, लाइक छोटा सा डाउट जो कि लाइक 30 सेकंड्स के अंदर कुछ भी क्लियर हो सकता है, कोई भी लाइक चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स, ओ ये डाउट नहीं, ओके अच्छा। ओके सो यही था एक ओवरऑल हाई लेवल रोड मैप, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। npm इग्नोर करो अभी, वो नोड जेएस के अंदर आता है, वो पैकेज मैनेजर होता है। गिट एंड गिट हब ये आप कहीं पे भी सीख सकते हो, स्टार्टिंग में भी सीख सकते हो। स्टार्टिंग में सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में सीख लेते हो तो जो भी आप HTML CSS का प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो डायरेक्ट आप गिट हब पे पुश कर सकते हो। रिएक्ट टेलविंड सब वो फ्रेमवर्क्स आ गया। नोड जेएस मतलब बैकएंड। उसके बाद आ गया पोस्टग्रेस जो कि एक सीक्वल डेटाबेस है। यहाँ JWS ऑथेंटिकेशन ये हो गया, जैसे आप साइन इन कर रहे हो तो अगर आप इंस्टाग्राम में अपने वेब ब्राउजर में अगर आप इंस्टाग्राम में लॉग्ड इन हो तो आपको बार बार अपना क्रेडेंशियल देना नहीं पड़ता है, आपको बार बार अपना ईमेल आईडी और अपना यूजर नेम नहीं देना पड़ता है। आप इंस्टाग्राम खोलोगे आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आपको वो क्रिएट करना आयुष, पड़ता है। हाँ एक सेकंड, तो वही वही होता है ये, तो बस यहाँ तक है मेन ओवरऑल, और इसके बाद जो भी है वो एक एडवांस स्टफ है, वो अभी नहीं देखने से भी होगा। सो एक ओवरऑल व्यू था। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप roadmap.sh पे जा सकते हो, जो कि मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। तो यही था, अगर किसी को डाउट है तो लास्ट 10 सेकंड में कोई पूछ सकता है, नहीं तो फिर लेट्स रैप अप, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके सो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कुछ भी आपको अगर फ्यूचर में डाउट हो तो आप लोग पर्सनली पिंग कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। किसी ने कुछ पूछा शायद। ओके ओके सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड हैप्पी बिहू।